हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी हम बात करने वाले हैं अपने एक चैप्टर की जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि कोई गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन हो या आप सी टेट या फिर यूपी टेट की बात कर रहे हैं, या फिर इसके अलावा कोई दूसरा एग्ज़ाम जिसके अंदर जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस आते हों या फिर साइंस से क्वेश्चन आते हों, तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये चैप्टर है क्लास 8 की एनसीईआरटी का, 8 की साइंस एनसीईआरटी का, और चैप्टर नंबर 3। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जो हम बात करेंगे अबाउट द फाइबर। अगर हम बात करते हैं फाइबर की, तो फाइबर्स बने होते हैं रेशों से। रेसे जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये फाइबर आपस में जुड़ने के बाद बनाते हैं फैब्रिक, और यही फैब्रिक्स बनाता है क्लोथ्स को। तो पहले होते हैं छोटे छोटे रेसे, इन्हीं रेसों के मिलने के बाद बनते हैं बड़े रेसे या बड़े धागे, और इन्हीं धागों के मिलने के बाद बनते हैं क्लोथ्स। तो हम इनको रेसे बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम धागे, और इन धागों से तैयार होता है कपड़ा। ऑलराइट, ये प्रोसेस कुछ ऐसे चलती है। अगर हम सिंपली बात करें फाइबर्स की, तो फाइबर्स दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल सोर्सेज से बनाए हुए, यस, नेचुरल सोर्सेज से एक्वायर, और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल सोर्सेज से तैयार। जब भी नाम आर्टिफिशियल का आता है तो हम इसको बोल सकते हैं मैन मेड, जिसको इंसानों ने बनाया हो, जिसको वो बनाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ सिंथेटिस या फिर सिंथेटिक, यानी कि इन चीज़ों को संश्लेषित करके बनाया जाता है। एक प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है जिसके द्वारा वो संश्लेषित होकर तैयार होते हैं। अगर हम बात करते हैं नेचुरल की, तो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं इनको ऑब्टेन किया जाता है या बनाया जाता है फ्रॉम प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स। ठीक, प्लांट्स के केस में आप कॉटन वगैरह या कपास वगैरह के बारे में जानते होंगे। चलो इसके एग्ज़ाम्पल के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक आता है कॉटन, एनिमल से हमको मिलता है बुल, और सेरीकल्चर के थ्रू जो मिलता है धागा उसको बोलते हैं सिल्क। ठीक, ये कॉटन बना होता है सेलुलोज का। सेलुलोज कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। और प्लांट्स के अंदर ये तैयार होता है जब सेलुलोज के अंदर बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट एक दूसरे से जुड़ कर क्या बना लेती हैं? सेलुलोज तैयार कर लेती हैं। वही सेलुलोज का प्रोडक्ट है कॉटन। बुल आता है सीप या फिर गॉट से, या फिर दूसरे जानवर जिनके ऊपर बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, उनसे हमको मिल जाता है बुल। इसी तरह बात करते हैं अगर सिल्क की, तो इसका सबसे अच्छा सोर्स है रेशम वाला कीड़ा, जिनको बोलते हैं सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म से हमको मिलता है क्या? सिल्क। इस तरीके से ये तीनों ही चीज़ें हमको मिलती हैं नेचुरली प्रोसेस के थ्रू। अब अगर हम बात करें आर्टिफिशियल सिंथेसिस के केस में, तो यहाँ पर क्या होता है, एक तरीका तो ये है कि जो नेचुरल मटेरियल हैं, नेचुरल फाइबर्स या फिर नेचुरल मटेरियल, उनके साथ दूसरे केमिकल्स को मिक्स करके एक नया मटेरियल तैयार कर लिया जाता है, जिनको बोलते हैं सेमी फाइबर या फिर सेमी सिल्क काइंड। या फिर दो केमिकल्स को मिलाने के बाद, दो या एक तरह के केमिकल्स को ऐड करने के बाद ही सिर्फ और सिर्फ
मिक्सचर ऑफ द केमिकल्स और केमिकल प्रोसेस के थ्रू एक नए फाइबर को तैयार कर लिया जाए, या प्योरली केमिकल्स को मिलाकर ही कोई अगर फाइबर तैयार कर लिया जाए तो उसको बोल देते हैं हम कि ये क्या कहलाएंगे, हमारे सिंथेटिक फाइबर कहलाएंगे, सिंथेटिक फाइबर कहलाएंगे। ऑलराइट, इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे, उससे पहले कुछ समझ लेते हैं कि ये होता कैसे है। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं दे आर फॉर्म बाय द स्मॉल यूनिट, यानी कि बहुत छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ने के बाद क्या बना लेती हैं, फाइबर बना लेती हैं। और ये यूनिट्स जो होती हैं ये एक्चुअली केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि ईच यूनिट जो है एक केमिकल सब्सटेंस है, और ये केमिकल सब्सटेंस एक दूसरे से केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। ईच सिंगल यूनिट जो होगी, कोई भी एक सिंगल यूनिट होगी, वो दूसरी यूनिट के साथ फॉर्म करके एक लार्ज सिंगल यूनिट बना लेती है, यानी कि सब ये मिलकर एक लार्ज सिंगल यूनिट बना लेंगे, और इसी को नाम दिया गया पॉलीमर। पॉलीमर जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला नाम होता है इसका पॉली और दूसरा होता है मर। पॉली और मर, दीज बोथ द वर्ड्स आर द ग्रीक ओरिजिन। अगर हम बात करें इसके पॉली का मतलब होता है मैनी, और मर का मतलब होता है यूनिट, यानी कि जिसमें बहुत सारी यूनिट एक दूसरे से जुड़ने के बाद एक लंबी चेन बना लेती हैं, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, पॉलीमर बोल देते हैं। तो दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ द पॉलीमर। तो क्या होता है, जो आर्टिफिशियल सोर्स से तैयार होते हैं उनमें क्या किया करते हैं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद ये बहुत लंबी लंबी चैनें बना लेते हैं, और इन चैनों को ही हम बोलते हैं पॉलीमर्स। पॉली का मतलब होता है मैनी और मर्स का मतलब होता है यूनिट्स। अब जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स, अगर हम टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर में बात करें तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द रेयॉन। रेयॉन, रेयॉन का एक दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल सिल्क। अगर आप सिल्क की बात करो तो इसका एक जो हम हिंदी में बोलते हैं उसे बोलते हैं रेशम, और रेशम का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। हिस्ट्री में रेशम का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था वो होता था चाइना में, और चाइना के अंदर ही वो लोग इसकी बनाने के मेथड को और ये किस तरीके से तैयार किया जाता है उसको बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करके रखते थे। इवन इट वॉज ए सीक्रेट दैट फॉर ए लॉन्ग टाइम पब्लिक को इस चीज़ के बारे में अवेयर ही नहीं किया गया। इवन जो लोग अगर इस सीक्रेट को कहीं पर ओपन करने के बारे में सोचते भी थे या उन्होंने कोशिश भी की तो उनको लटका दिया जाता था, और लटकाने के बाद उनको मार दिया जाता था। दैट वॉज द सेंटेंस इन द चाइना फॉर द पीपल फॉर डूइंग दिस। बट जब हम 19th सेंचुरी तक पहुँचे तो केमिस्ट ने उस टाइम पर एक आर्टिफिशियल तरीके से वुड पल्प के अंदर केमिकल सब्सटेंस को मिक्स करके एक मटेरियल तैयार किया, एक मटेरियल तैयार कर लिया, और यही मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं रेयॉन। अब रेयॉन के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पहली चीज़, ये चीपर था, रेशम से ज़्यादा चीपर था, बिकॉज इसको आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक, केमिकल प्रोसेस के थ्रू, और जितना प्रोडक्शन हम चाहें इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ थी, इसको डाई किया जा सकता था वैरायटी ऑफ कलर्स में, वैरायटी ऑफ कलर्स में इसको डाई कर सकते थे, तो ये एक ऑप्शन था। इसका यूज़ किया जाता था बेडशीट बनाने में, कारपेट बनाने में, और साथ में क्लोथ्स बनाने में। तो ये एक अच्छा रिसोर्स सामने निकल कर आया जिसको कई तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता था।
इसके बाद जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेयॉन के बाद, तो इसको एक तरीके से हम बोल सकते हैं सेमी सिंथेटिक फाइबर। सेमी सिंथेटिक फाइबर कहने का रीज़न ये है बिकॉज़ इसके अंदर नेचुरल रिसोर्स से जो वुड पल्प मिला है उसका भी यूज़ किया गया था। अब अगली चीज़ की बात कर लेते हैं हम, वो है हमारे पास नियॉन या फिर उससे पहले नायलॉन। नायलॉन पहला सब्सटेंस था या पहला मटेरियल था या पहला पॉलीमर था जो फुल्ली सिंथेटिक था, सिंथेटिक फाइबर था। इसको 1931 में सिंथेसाइज्ड किया गया और इसमें किसी भी नेचुरल रिसोर्स से प्राप्त मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया। नो प्राकृतिक मटेरियल, कोई भी नेचुरल रिसोर्स से आई हुई चीज़ का यूज़ नहीं किया गया। इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों का यूज़ किया वो चीज़ें थीं जैसे कि कोल, वाटर एंड एयर। These were the three substances those were used to prepare these. अगर हम बात करें इसकी इम्पोर्टेंस एडवांटेजेस की, तो ये स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, इवन लाइट होता है, साथ में लस्ट्रस होता है, इसको इजीली वॉश किया जा सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसका यूज़ किया जा सकता है मेकिंग क्लोथ्स। एक्चुअली जब इसको बनाया गया इसके जस्ट बाद स्टार्ट हो गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड और इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस बनी थी सॉक्स पहनने में, जो लंबे वाले सॉक्स आते हैं पूरी लेग्स के ऊपर पहने जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर इसकी बनी हुई रोप्स का सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ, रोप्स, नेट्स और रस्सियों का, बिकॉज जो इससे बनी हुई रोप्स होती हैं दे आर स्ट्रॉन्गर देन स्टील। दैट्स वाई इसकी रोप्स का बहुत यूज़ हुआ। इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हुआ कि जितना भी हमारे पास नायलॉन बनता था उसको वर्ल्ड वॉर के यूज़ में भेज दिया जाता था। ठीक, इसकी रोप्स का यूज़ हुआ माउंटेन्स पर चढ़ने के लिए, इसके पैरासूट बनाए गए, टूथब्रश बनाए गए, सीट कवर बनाए गए, स्लीपिंग बैग्स बनाए गए, टेंट्स बनाए गए, इवन कर्टन्स बनाए गए। तो जो नंबर ऑफ़ थिंग्स की जगह पर हम एक मटेरियल को यूज़ कर सकते थे वहाँ पर इस चीज़ का यूज़ किया गया। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म होता है उसके जस्ट बाद क्या होता है, इसको फिर मार्केट में एज ए मटेरियल उतारा गया जहाँ पर इसका यूज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा और ये डिफरेंट सेक्टर्स में इसने एक्सपेंड किया। अब जिस चीज़ की हम बात करने वाले हैं वो हमारे पास होने वाली है पॉलीएस्टर एंड एक्राइलिन के बारे में। तो हम पहले बात कर लेते हैं पॉलीएस्टर्स के बारे में। अगर हम पॉलीएस्टर्स की बात करें तो पॉलीएस्टर के केस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि ये एक सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक मतलब इसको संश्लेषित किया जाता है, ये कभी भी ब्रिंकल नहीं करता, यानी कि अगर आप इसको घुमा दो, सिकोड़ दो बहुत अच्छे तरीके से, तब भी क्या होगा, इसके अंदर कोई भी ब्रिंकल्स नहीं आएंगे इजीली। ये क्रिस्प एंड इजी टू वॉश, एक तो ये क्रिस्प होता है एंड इसको इजीली वॉश भी किया जा सकता है। अंडरस्टैंड, इसकी ड्रेसेस बनाई जा सकती हैं, जो यूनिफॉर्म्स होती हैं उसको इसके थ्रू बनाया जा सकता है। तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ एडवांटेज। पॉलीएस्टर्स का ही एक फॉर्म है या फिर पॉलीएस्टर से बनाया जाता है जिसको बोलते हैं हम टेरिलीन। एक्चुअली टेरिलीन जो है इसकी बहुत फाइन छोटे छोटे फाइबर्स बना सकते हैं,
फाइन फाइबर्स बनाए जा सकते हैं इसके, जैसे कि रेशो वाले धागे होते हैं ना, रेशो वाले धागे, इसको आसानी से क्या किया जा सकता है, धागों में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसको जैसे धागों को बुना जा सकता है वैसे ही दैट कैन ऑल्सो बोवन, और इसको बोवन करने के बाद एक यार्न जैसे ही इसको फॉर्म दी जा सकती है, जैसे धागों की फॉर्म होती है वैसे ही ये फॉर्म में आ जाता है। तो इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलीएस्टर्स। अब जो दूसरी चीज़ की हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, दैट इज़ PET। इसको बोलते हैं पॉलीएथाइलीन, पॉलीएथाइलीन टेरेथैलेट, पॉलीएथाइलीन टेरेथैलेट। इसका यूज़ किया जाता है जनरली बोटल्स बनाने में, या फिर जो प्लास्टिक के यूटेंसिल्स होते हैं, किसी चीज़ की जो फिल्म्स होती हैं, किसी चीज़ के ऊपर चढ़ाई जो जाती हैं वो फिल्म्स बनाने में। इवन इसकी वायर्स बनाई जा सकती हैं, बड़े बड़े मोटी मोटी रस्सियाँ जैसी। और बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि घर में एज ए यूज़ में लाए जाते हैं, कंटेनर्स वगैरह, उनके अंदर भी इसका यूज़ किया जा सकता है। ये था हमारे पास पेट। इसके यूजेस की लिस्ट बहुत लंबी है। इसके पाइप्स बनाए जाते हैं, उन पाइप्स का यूज़ किया जाता है घर के अंदर। इसकी बोटल्स बनाई जाती हैं, रीयूजेबल बोटल्स बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं इसकी। और जो मेडिसिनल बोटल्स या पैकेट्स आते हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। अगली चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉलीएस्टर्स बने होते हैं रिपीटिंग यूनिट से, यानी कि एक ही तरह की रिपीटिंग यूनिट्स इसमें लगाई जाती हैं, तब क्या बनते हैं, पॉलीएस्टर्स बनते हैं। अब जैसा हमको पता है उसमें लिखा है पॉली, पॉली का मतलब बहुत सारे, और एस्टर्स का मतलब एस्टर्स। तो ये यूनिट्स जो होती हैं ये किसकी बनी होती हैं, एस्टर्स की बनी होती हैं। अगर हम बात करते हैं दो ऐसे सेमी पॉलीमर्स जिनमें एक नाम आएगा हमारे पास पॉलीकोट और दूसरा नाम आएगा हमारे पास पॉलीबुल। पॉलीकोट के केस में क्या होता है, पॉलीकोट इज़ टेकन, पॉली और कोट, कोट मतलब कॉटन, तो इसमें एक तरफ तो होता है, इसके अंदर मिलाया जाता है पॉलीएस्टर्स को, और दूसरी चीज़ होती है इसके अंदर कॉटन। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो बनता है हमारे पास पॉलीकोट। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर भी होगा पॉली एस्टर्स, और इसके साथ अगर हम मिला दें बुल को तो ये बन जाएगा हमारा पॉलीबुल, या फिर पॉलीएस्टर प्लस बुल का मिक्सचर, जिसके अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये दो तरह के सेमी सिंथेटिक फाइबर्स तैयार हो जाते हैं, अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जिसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इसका डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें कुछ ऐसे फाइबर्स जिसके अंदर कुछ भी नेचुरल तरीके से बना हुआ यूज़ ना किया गया हो, तो उसमें जो सबसे ख़ास चीज़ आती है वो है एक्राइलिन। एक तरीके से ये कम्प्लीटली आर्टिफिशियल बुल है, इसका यूज़ किया जाता है स्वेटर बनाने में या बहुत सारी चीज़ों को बनाने में, या जैकेट वगैरह बनाने में। इसकी कुछ ख़ास बातें हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक तो ये चीप है क्योंकि इसको केमिकली बनाया जाता है तो इजीली अवेलेबल होता है। फिर ये वैरायटी ऑफ कलर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब इसको डाई भी किया जा सकता है और डिफरेंट कलर्स में केमिकली बनाया भी जा सकता है। और फिर हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स की, तो इनके अंदर एक सबसे ख़ास बात होती है ड्यूरेबिलिटी। दे आर ड्यूरेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बीइंग चीप इट इज़ ऑल्सो अफोर्डेबल्स। इसको इंसान आसानी से अफोर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ है जिसे हम बोलेंगे, जैसे फाइबर्स जो होते हैं
एक तो नेचुरल होते हैं जो कि हम जानते थे शुरू से ही, और दूसरे आर्टिफिशियल होते हैं। जो आर्टिफिशियल फाइबर हैं इनको बनाने के लिए अगर केमिकली इनको बनाया जाए तो इसमें मोस्टली जिस चीज़ का यूज़ किया जाता है उन्हें बोलते हैं हम पेट्रोकेमिकल्स। उनको बोलते हैं हम पेट्रोकेमिकल्स। और ये पेट्रोकेमिकल्स कम्स फ्रॉम द पेट्रोलियम। दैट पेट्रोलियम्स गिव्स petrochemicals, and these petrochemicals are used to make the artificial materials। इनमें दो का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। पहला जो होता है वो होता है हमारे पास बेकेलाइट, और दूसरा होता है हमारे पास मेलेनिन, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे हाउ दे आर इम्पोर्टेंट। अगर हम इनके अंदर डिफरेंस करना चाहें तो जब भी आप किसी नेचुरल पॉलीमर को जलाओगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जूट वगैरह के बैग जो आते हैं रस्सियों वाले, मुलायम रस्सियों वाले, और जो नारियल की रस्सियों वाले बैग्स आते हैं, अगर आप उनको जलाओगे तो वो जल जाएंगे। ऑन बर्निंग दे completely बर्न्स, और जलने के बाद वो राख छोड़ते हैं अपने, और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में चली जाती है। लेकिन अगर हम बात करें आर्टिफिशियल के केस में तो यहाँ पे कंडीशन कुछ अलग ही होती है। पहली चीज़, ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं, easily catch fire। It is not applied on everyone but every single of them, but it happens। और दूसरी चीज़, जब ये जलेंगे तो मेल्ट्स होंगे, और अगर कोई इंसान इनको पहने हुए हो और वो उस टाइम उसको अगर ये आग पकड़ लेते हैं तो दे विल स्टिक टू द बॉडी, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं और एक इंसान बहुत ज़्यादा जल जाता है। तो इट इज़ ए डिसएडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल पॉलीमर्स। इसलिए जब भी आप किचन में हो या किसी आग के कांटेक्ट में हो तो वहाँ पर हमको बिल्कुल भी ऐसे फाइबर्स का या आर्टिफिशियल फाइबर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए जो आसानी से आग पकड़ लेते हों। अब अगली चीज़ जो हम बात करने वाले हैं दैट इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ऑलराइट, इन दिस केस हम जानते हैं कि जो फाइबर्स जो होते हैं उनकी एक अपनी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होता है, और यही यूनिक करेक्टरिस्टिक्स उनको पॉपुलर बनाता है मटेरियल, एक पॉपुलर और बहुत ज़्यादा एडवांस मटेरियल बनाता है। पहली चीज़, सपोज़ करें आप बारिश में जा रहे हैं और आप भीग जाएं, लेकिन आपके पास क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, ठीक। उस केस में आप देखेंगे कि वो सिंथेटिक फाइबर बहुत आसानी से ड्राई अप हो जाएगा, इजीली ड्राई अप हो जाएगा बहुत तेज़ी से। दूसरी बात ये जो होता है बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी होता है, यानी कि आप इसको रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़, ये लेस एक्सपेंसिव है, दैट्स मीन हम इजीली कह सकते हैं कि हम इसको कम से कम पैसों में ख़रीद पाएंगे, और ये रेडिली अवेलेबल हो जाता है क्योंकि इसका प्रोडक्शन जो है ना वो मास प्रोडक्शन होता है, तो इसको इजीली अवेलेबल किया जा सकता है। दूसरी चीज़, ये इजी टू मेंटेन है कि आप इसको कहीं पर किसी भी कंडीशन में मेंटेन कर सकते हैं। इट इज़ नॉट लाइक द नेचुरल वन। तो सिंथेटिक फाइबर डज नॉट, जब अगर सपोज़ करें आपके पास कोई एक्टिविटी है, हम इसको बात कर लेते हैं, आपके पास दो फाइबर हैं, एक तो नेचुरल तौर पर, एक नेचुरल फाइबर से बना हुआ कॉटन का कपड़ा है, और एक तरीके से हम बोल सकते हैं रेयॉन का कपड़ा है। तो ये हमारा हो गया सेमी आर्टिफिशियल। अगर आपको बोला जाए कि आप इन दोनों ही कपड़ों को 2 वाटर मग में डुबो दें तो आप पाएंगे कि आपका जो रेयॉन का है वो कम भीगता है, कम शॉक होता है, जबकि अगर हम नेचुरल की बात करें या प्राकृतिक की बात करें तो इस केस में क्या होगा कि ये आसानी से भीग जाएगा। अंडरस्टैंड, ये क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है। इसलिए ये बारिश वगैरह या रेनी सीज़न में हम
जिन कपड़ों का यूज़ करते हैं, दे आर डोंट लेट वाटर इनसाइड गो इनसाइड द क्लोथ्स, यानी कि जो हम बाहर से पहने हुए जैकेट ये उसके अंदर पानी नहीं जाने देते, और जब हम कहीं पर जाके इनको उतारते हैं तो ये बड़ी आसानी से सूख भी जाते हैं। ऑलराइट, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ प्लास्टिक। एक्चुअली प्लास्टिक्स ने इंसान की लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए हैं। सिर्फ इतना नहीं कि इसने लाइफ में चेंज किए, इवन इट हैज़ अ लॉट मोर इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ इन मैनी वेज। स्टार्टिंग ऑफ प्लास्टिक गिव्स रिलीफ टू द पीपल। People really become dependent on it. Even you understand कि right now we use poly bags, food materials and everything preserved for a long time just because of the plastic, क्योंकि it provide a good space and also उसके साथ ये एकदम एयर कंडीशन एयर कंट्रोल कंडीशन प्रोवाइड करता है। प्लास्टिक itself is a polymer. इट्स अ पॉलीमर। पॉलीमर के केसेस में ये दो तरह का होता है। पहला आता है हमारा लीनियर, और दूसरा आता है हमारा क्रॉस्ड। अगर हम बात करते हैं क्रॉस लिंक्ड की, तो लीनियर के अंदर क्या होता है कि लीनियर में बहुत सारे मोनोमर एक दूसरे से कुछ ऐसे जुड़े रहते हैं एक लाइन में, लेकिन इन केस ऑफ द क्रॉस यहाँ पर कंडीशन अ लिटिल बिट डिफरेंट होती है। यहाँ पर ये एक लाइन में तो जुड़े रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी ये एक दूसरे से ब्रांच के थ्रू जुड़े रहते हैं कुछ ऐसे। अब हम इसमें अगर बात करें प्लास्टिक के बारे में, तो प्लास्टिक की कुछ खास बातें हैं, जैसे दे आर इजली मोल्डेबल, इन एनी फॉर्म। ये इसका एक एडवांटेज है, और साथ ही हम इसको रिसाइकिल कर सकते हैं, हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं, हम इसको मन चाहे कलर में बदल सकते हैं, और इसकी वायर कवरिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। तो इट हेल्प्स इन दैट टू। ये इसका खुद का एक अच्छा एडवांटेज रहता है। प्लास्टिक में जो सबसे कॉमन चीज़ है जिसको हम रिपीटेडली यूज़ करते हैं वो होती है हमारा पॉलीथीन। पॉलीथीन का यूज़ बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में होता है। पॉलीथीन itself made up of two words, that is one is poly and second is ethene. This ethene is used to make polythene and the formula of ethene is C2H4. इसी का यूज़ किया जाता है पॉलीथीन को बनाने के लिए। इट इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ द प्लास्टिक, और कॉमनली हम इसका यूज़ करते हैं पॉलीथीन बैग की तरह। पॉलीथीन बैग्स एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इसका बहुत आसानी से यूज़ किया जाता है, और इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी हेल्पफुल टू प्ले अ ग्रेट रोल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लास्टिक। इट मेड अ ह्यूज चेंज इन द सिविलाइजेशन। अगर हम प्लास्टिक को डिवाइड करने की कोशिश करें दो पार्ट्स में, तो हम प्लास्टिक को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक की अगर हम बात करें तो ये उस तरह का यहाँ पर दो वर्ड हैं, पहला है थर्मो और दूसरा है प्लास्टिक। थर्मो का मतलब होता है हीट या टेम्परेचर या फिर हीट, दोनों ही चीज़ें समझें।
अगर आप थर्मोप्लास्टिक को गर्म करते हैं या इसकी बोतल के ऊपर गर्म पानी डालते हैं या इसकी बोतल में गर्म पानी भरते हैं तो ईज़िली ये बैंड हो सकते हैं और साथ ही ये डीफॉर्म हो जाते हैं, यानी कि इनकी शेप साइज़ वगैरह जो भी था वो बदल जाएगा। अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं तो एग्ज़ाम्पल में हमको पहली चीज़ पता है कौन सी वाली, पॉलीथीन, कि हम जैसे पॉलीथीन को गर्म करते हैं हम देखते हैं कि वो एकदम से मुरझा जाती है। और दूसरा आता है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इन मटेरियल्स का जो मोस्टली यूज़ होता है वो होता है टॉयज़ में, कॉम्स बनाने में। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज़ जो होता है नॉर्मली वो करते हैं पाइप बनाने में, पाइप्स जो आते हैं ठीक, उनको बनाने में। साथ में अगर थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो इसका यूज़ होता है कंटेनर बनाने में, जिसका यूज़ करते हैं हम फूड मटेरियल को स्टोर करने में, फूड मटेरियल्स को स्टोर करने में, या फिर आज के टाइम में मोबाइल कंटेनर्स वगैरह जो होते हैं टॉयज़ बनाने में, या फिर वाटर बोतल बनाने में। इसमें जैसे भी प्लास्टिक का यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। अब अगर हम बात करें थर्मोसेटिंग की, तो थर्मोसेटिंग के साथ जो सबसे ख़ास चीज़ आती है वो होता है कि इनको सिर्फ़ और सिर्फ एक बार ही मोल्ड किया जा सकता है। उसके बाद अगर इनको मोल्ड करने की कोशिश की जाती है तो हीटिंग पे ये सॉफ्ट नहीं होते, बल्कि ये ख़राब हो जाते हैं, एकदम डीफॉर्म्ड हो जाते हैं, वो भी परमानेंटली। तो इनको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बार यूज़ किया जा सकता है, दैट्स वाई। दूसरी चीज़, दे आर द पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब गर्माहट के और विद्युत धारा के पुअर कंडक्टर होते हैं। इसीलिए इनका जो मेन यूज़ किया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, उसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में, और साथ ही जो यूटेंसिल्स के हैंडल्स होते हैं वो बनाने में। बिकॉज़ जब हीट और इलेक्ट्रिसिटी इनमें पास नहीं होगी तो उस जगह पर हम इनका यूज़ आसानी से कर सकते हैं। अगर इसके एग्ज़ाम्पल की बात करें तो पहली चीज़ आती है वेकेलाइट। और वेकेलाइट का इन दोनों केसेस में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। वेकेलाइट का एक यूज़ और है, जैसे कि टीवी, रेडियो या फिर टॉयज़ की बॉडीज़ बनाने के लिए, बॉडीज़ बनाने में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगली चीज़ आती है जिसको बोलते हैं मेलेनिन। इन दोनों ही चीज़ों को पेट्रोकेमिकल से बनाया जाता है, जिसके अंदर इनका मेन सोर्स होता है फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो। मेलेनिन एक वर्सेटाइल नेचर का प्लास्टिक होता है और ये बहुत ज़्यादा रेसिस्ट होता है फायर से, यानी कि ये फायर को कैच नहीं करता, और साथ ही ये फायर को कैच नहीं करेगा तो ये टॉलरेट कर सकता है हाई हीट को भी। यहीं से इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नॉर्मली इसका यूज़ किया जाता है इन इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस में, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इवन इसकी फ्लोर टाइल्स बनाई जाती हैं, साथ में जो किचन वेयर्स होते हैं उनको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फैब्रिक्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं इसके अलावा जो हमारा अगला पॉइंट रहेगा, दैट इज़ प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस।
It has created a large change in our life, a large in sense of a many a thing. Like it helps us to store food material, many important things like chemicals, medicines, और इसके अलावा भी इसका बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जैसे कार्स के पार्ट्स बनाने में, साथ ही एयरक्राफ्ट के बहुत सारे पार्ट्स और इंटरनल फर्नीचर बनाने में, स्पेस क्राफ्ट के अंदर इसका बहुत बड़ा यूज़ है। इवन द कॉलोनी टू इस्टेब्लिश ऑन मार्स, उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। इवन जो स्लीपर आप पहनते हो वो स्लीपर्स बनाने में, घरों में यूज़ होने वाला प्लास्टिक का फर्नीचर बनाने में, साथ ही डेकोरेशन पीसेस बनाने में, इन चीज़ों में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो इन चीज़ों में यूज़ करने का मेन रीज़न है इसका, वो है कि ये बहुत ज़्यादा चीप है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आती है इसका वेट, दैट इज़ वेरी लाइट। लाइट वेट होने की वजह से इसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके जाया जा सकता है। फिर अगली चीज़ आती है लोअर प्राइस, सस्ता होने की वजह से, बिकॉज इसका मास प्रोडक्शन होता है तो सस्ता हो जाता है, जिसकी वजह से इसको आसानी से कोई भी ख़रीद सकता है। फिर होती है इसकी गुड स्ट्रेंथ, यानी कि ये हाई वेट को भी बड़ी आसानी से टॉलरेट कर सकता है, जो कि दूसरी नेचुरल रिसोर्सेज से जो हमको फाइबर्स वगैरह मिलते हैं वो नहीं कर पाते। उसके आगे आती है इजी हैंडलिंग, इसको इजीली हैंडल भी किया जा सकता है। दोज वर द सम ऑफ द रीज़न जो इसको इतना इम्पॉर्टेंट बना देते हैं हमारी लाइफ में। अगर हम अगली चीज़ की बात करें तो वो आता है प्लास्टिक का नॉन रिएक्टिव नेचर। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, और नॉन रिएक्टिव होने के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर सपोज़ करो कोई आयरन की चीज़ हो और आपको उसको एक्सपोज कर दो ओपन में, जहाँ पे बहुत सारा मॉइस्चर हो और एयर हो, आप पाओगे कुछ दिनों में इस आयरन का कलर ब्राउन हो जाएगा और इसके ऊपर एक पपड़ी जम जाएगी ब्राउन कलर की, भूरे कलर की या रेड कलर की। क्या है वो? दैट इज़ नोन एज द रस्ट ऑफ द आयरन। और इससे आयरन क्या होता है, ख़राब हो जाता है, यानी कि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो उसकी एक प्रॉपर्टी है, या उसका एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर जंग आने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो कम हो जाती है। लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत लेस क्रोसिव है। और क्रोसिव भी इन सेंस ऑफ द टेम्परेचर, इट क्रोड्स व्हेन द वेरी हाई टेम्परेचर हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो, या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो। इन दोनों ही कंडीशन में ये क्रोड हो जाता है। प्लास्टिक से बहुत सारे स्टोरेज मटेरियल्स बनाए जाते हैं, बहुत काइंड ऑफ मटेरियल्स को प्लास्टिक में स्टोर किया जाता है, इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। देयर आर मैनी केमिकल्स दोज वर स्टोर्ड इन द प्लास्टिक कंटेनर, बोटल्स एंड मैनी मोर। इसी के साथ अगर हम बात करें प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक को हम जानते हैं वो लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और इवन ड्यूरेबल होता है। इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं हाउस होल्ड्स वो एप्लीकेशंस बनाने में। इसकी के साथ इट कैन बी मोल्ड इन एनी साइज़, एनी शेप, किसी भी चीज़ में हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।
इसको कई पर्पस यानी कि बहुत सारे वेरियस पर्पस के अंदर यूज़ किया जा सकता है एट डिफरेंट पोजीशन और डिफरेंट कंडीशंस। और साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इट इज़ चीपर देन मेटल्स। जो काम हम मेटल से नहीं ले सकते या जो काम हम मेटल से ले सकते हैं उनकी जगह पर हम प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही जो प्लास्टिक्स होते हैं दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स वाई प्लास्टिक्स को हम यूज़ करते हैं जो वायर्स आती हैं वायर्स की कवरिंग करने में। इन कवरिंग की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को बाहर कंडक्शन नहीं कर पाती और उसी की वजह से हम बहुत ज़्यादा सिक्योर रहते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पर, इसका यूज़ किया जाता है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। बहुत सारी चीज़ों को बनाने में जो कि मशीन में प्लास्टिक का यूज़ करके बनाई जाती हैं। लाइक सर्जरी में यूज़ होने वाली बहुत सारी चीज़ों को आजकल प्लास्टिक का बनाया जाता है। और जो अगर किसी का हाथ और पैर को हम प्लास्टिक की अगर कोई लॉस कर देता है किसी एक्सीडेंट में, तो प्लास्टिक की जगह प्लास्टिक के हाथ और पैर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका यूज़ किया जाता है कुकवेयर बनाने में, स्पेशल तरह के कुकवेयर। उनमें एक सबसे ख़ास चीज़ आती है टेफ्लॉन। एक्चुअली वाटर और ऑयल ये टेफ्लॉन पर चिपकते नहीं, स्टिक नहीं कर पाते, इसलिए इसको नॉन स्टिकी यूटेंसिल में यूज़ किया जाता था। लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं, बिकॉज इट कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, बट it releases some kind of chemicals, and those chemicals are very dangerous, even they causes cancer. इसकी वजह से जब आपने देखा होगा जो काले कलर के बर्तन होते हैं, चमकीले काले कलर के बर्तन, ठीक, उन बर्तनों में क्या होता है, टेफ्लॉन की कवरिंग चढ़ी रहती है, एंड दे आर वेरी वेरी डेंजरस फॉर द हेल्थ। उसी के साथ प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है फायर प्रूफिंग मटेरियल्स बनाने में, प्रूफ मटेरियल बनाने में। इन फायर प्रूफ मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है घरों में, ऑफिस में, या जहाँ पर आग लगने की बहुत ज़्यादा संभावना हो, उन सभी जगहों पर इनका फायर प्रूफ मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। अब जिस चीज़ की बात हम करने वाले हैं यहाँ पर, वो स्टार्ट होती है हमारी द टर्म कि ये किस तरीके से इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है। इसको इन्वायरमेंट कंसिडर करो, ठीक। तो प्लास्टिक को हम देखते हैं कि हम हर रोज़ अपनी लाइफ में प्लास्टिक को किसी ना किसी फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी चीज़ को बार बार अपनी लाइफ में इस्तेमाल करने की वजह से हम क्या करते हैं, जब मार्केट जाते हैं तो वहाँ पॉलीथीन्स के बैग्स में ही सारे सामान को ख़रीदते हैं, जिसका सबसे बड़ा क्या होता है रीज़न कि हमारे पास चारों तरफ प्लास्टिक प्लास्टिक इकट्ठा हो रहा है। लेकिन प्लास्टिक के साथ एक ख़ास बात यह है कि इसको आसानी से गलाया नहीं जा सकता, और अगर ये ना गले तो फिर ये नेचर को किसी ना किसी फॉर्म में इम्पैक्ट करेगा, और उसके रिज़ल्ट्स हम अपनी लाइफ में बहुत आसानी से अपने चारों ओर देख सकते हैं। तो जो भी इंसान वेस्ट को प्रोड्यूस करता है, तो उस वेस्ट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उन कैटेगरी में जो हमारी पहली कैटेगरी आती है वो आती है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो मटेरियल्स होते हैं जिन मटेरियल को नेचुरली प्रोसेस के थ्रू या फिर नेचुरली अगर हम उनको कहीं पर रखते हैं तो वो दे आर गेट डीकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस। जैसे कि तुम जानते हो, अर्थ के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और सॉइल के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। ये बैक्टीरिया अपना फूड मटेरियल लेते हैं कहाँ से, चीज़ों को डीकम्पोज करके, और वो डीकम्पोज कर सकते हैं किन चीज़ों को, जैसे कि एग्रीकल्चरल वेस्ट हो या फिर वेजिटेबल पील्स हों,
या फिर बॉडीज़ हों। बॉडीज़ में भी जो एनिमल और ह्यूमन बीइंग या फिर डेड प्लांट्स की बॉडीज़ होती हैं, इन सभी को ये जो बैक्टीरियाज़ होते हैं अर्थ में वो डिकम्पोज कर देते हैं। इसी वजह से इनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। मतलब कम से कम 1-2 हफ्ता या 1 महीना या 1 साल में ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इनको डिकम्पोज कर दिया जाएगा बाय द नेचुरल प्रोसेस। अब दूसरी चीज़ जो बचती है उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये चीज़ें लगभग 1000 से 2000 साल या फिर इससे भी कहीं ज़्यादा टाइम तक एज इट इज़ बनी रहती हैं। तो इनको नेचुरल प्रोसेस के थ्रू कभी भी नॉट इजीली डिकम्पोजेबल हैं। साथ ही इनके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं डिकम्पोज होने में। दे आर नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ पर भी इनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर रहने वाले प्लांट, सॉइल एंड एवरीथिंग, जहाँ पर जो भी चीज़ होगी उसके साथ मिलकर ये उसको नुकसान पहुँचाने लगते हैं। दे कॉज इन्वायरमेंट पोल्यूशन। अगर बाई चांस इस प्लास्टिक को बर्न कर दिया जाए तो ऑन बर्निंग दे रिलीजेस पॉइजनस गैसेस, और ये पॉइजनस गैसेस इन्वायरमेंट को मैनिया वे में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इट कॉजेज डिसीज़ इन ह्यूमन बींग्स। इवन ये इम्पैक्ट ऑन द रेस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग, और बहुत सारी डिसीज़ को जन्म देती हैं। साथ ही अगर कोई एनिमल प्लास्टिक्स को बाय चांस जब वो कचरे वगैरह में कोई भी एनिमल कुछ खाता होता है तो वो प्लास्टिक को स्वॉलो कर जाता है, और ये प्लास्टिक उसके स्टमक में जाकर डाइजेस्ट नहीं होता, जबकि उसके स्टमक में कलेक्ट हो जाता है। कलेक्ट होने के बाद ये स्टमक को या तो ब्लॉक कर देता है या फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने के बाद उनके स्टमक की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। टाइम पर उनको इलाज ना मिलना या फिर बिना ऑपरेशन ना होने पर उनकी एक तरीके से डेथ हो जाती है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ जानवरों के साथ नहीं होता, मतलब सिर्फ एनिमल्स के साथ नहीं होता। जो वायर्स होती हैं प्लास्टिक की, ये पक्षी जो परिंदे होते हैं, जो बर्ड्स होती हैं, उनके पैरों में और पंजों में फंस जाता है, जिसकी वजह से उनके पंजे कट जाते हैं और उनसे भी पक्षियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर इसको नाले वगैरह में डाल दिया जाए या फिर जहाँ से पानी निकलता हो वहाँ से डाला जाए तो ये क्लॉगिंग ड्रेनेज करता है, जिससे एक ही जगह पे पानी कलेक्ट होने लगता है, और पानी कलेक्ट होने की वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यू क्रिएचर डेवलप होने लगती हैं, जैसे मॉस्क्यूटो वगैरह, और वहाँ पर गंदगी फैलने लगती है। इससे बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं। हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमको प्लास्टिक को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल्ली यूज़ करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए रिसाइकिल पर, बिकॉज इट हैज़ बिकम अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो वी शुड अंडरस्टैंड कि हाउ वी हैव टू मिनिमाइज और यूज़ दैम। जब भी हम कोई प्लास्टिक की चीज़ का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक कंटेनर या फिर पैकेट या फिर चिप्स वगैरह, तो हमको उस प्लास्टिक को ऐसी जगह पर फेंकना चाहिए जहाँ से उसको रिसाइकिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका हमको ध्यान रखना है कि हमको अवॉइड करना चाहिए यूज़ ऑफ प्लास्टिक। फर्स्ट थिंग, यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। फिर भी हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं बाय द यूज़ ऑफ प्लास्टिक,
then we can use the bags instead of a polythene bag. हम इनकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं कॉटन और जूट बैग्स को। ये जूट की रस्सियों के बने हुए बैग और ये कपड़े के बने हुए बैग जो होते हैं हम उनका यूज़ कर सकते हैं। जब भी हमारे पास कोई वेस्ट हो तो हमको ध्यान रखना है कि हमको इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला जो कि बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग कर देना चाहिए, उसको अलग रखना चाहिए या फेंकना चाहिए। और दूसरा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इस चीज़ों को सेपरेटली मैनेज किया जा सकता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल का यूज़ किया जा सकता है रिसाइकलिंग में। सबसे बेटर है कि हम प्लास्टिक को रिसाइकिल ही करें, जिससे कि दूसरे प्लास्टिक को ना बनाया जाए। अगर दूसरा प्लास्टिक नहीं बनेगा और जो रिसाइकिल मटेरियल है उसी को यूज़ किया जाएगा तो इससे प्लास्टिक की इम्पोर्टेंस बढ़ेगी और उसको बार बार इस्तेमाल किया जा सकेगा। Being a civilized or the responsible citizen, it is also our duty to understand the 5R rule. 5R rules says reduce the use of plastic, reuse most of the cases में if possible, recycle, this is the most important, रिकवर, जो भी तुमने यूज़ किया है उसको दोबारा से रिकवर करने की कोशिश करना, और रिफ्यूज़, और अगर पॉसिबल है तो इसको रिफ्यूज़ करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक को ना यूज़ करने की कोशिश करें, ऐसी ही चीज़ों का यूज़ करें जिसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत कम किया जाए। ऐसी हैबिट को डेवलप करो जिससे कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। जिससे तुम इन्वायरमेंट को कुछ बेटर दे पाओ। बेस्ट ऑफ लक। ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की, और वो क्वेश्चंस बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, बी द पार्ट ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।